प्रकार इसकी संरचना होती है और इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक कौन सी होती है इसके बारे में देखा था। नेक्स्ट हम देख रहे थे किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। क्या बताया था मैंने? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन मैंने आपको बताया था किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, जिसको वृक्कीय नलिका भी कहा जाता है। वृक्कीय नलिका भी इसको कहा जाता है। ये किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक कैसे होती है? देखो इधर, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? नेफ्रॉन है। ये संरचनात्मक इकाई इसलिए होता है क्योंकि जो किडनी का जो भाग होता है, किडनी का अधिकांश भाग किससे मिलकर बना होता है? नेफ्रॉन का। किडनी का अधिकांश भाग किससे मिलकर बना होता है? नेफ्रॉन का। जो मैंने कल आपको बताया था, किडनी की संरचना में दो भाग बताए थे। एक था इसका कोर्टेक्स वाला भाग, बाहर वाला भाग था वो उसको कहा जाता है कोर्टेक्स। अंदर का जो भाग है उसको बोला जाता है मेडुला। मेडुला। तो कोर्टेक्स वाले भाग में और मेडुला जो दो भाग हैं, इनके अंदर धसे हुए जो होते हैं नेफ्रॉन धसे हुए होते हैं और किडनी का लगभग अधिकांश भाग नेफ्रॉन के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है संरचनात्मक इकाई। अब क्रियात्मक इकाई किस प्रकार कहा जाता है? किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? मूत्र का निर्माण करना। किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? किडनी का मुख्य कार्य होता है मूत्र का निर्माण करना। तो मूत्र के निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? नेफ्रॉन के द्वारा। मूत्र का निर्माण जो है किसके द्वारा किया जाता है? नेफ्रॉन के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। क्योंकि जो किडनी है, किडनी का मेन फंक्शन क्या है? मूत्र निर्माण करना, यूरिन का फॉर्मेशन करना। इसीलिए जो यूरिन का फॉर्मेशन जो होता है वो कौन सी इकाई के अंदर होता है? नेफ्रॉन इकाई के अंदर होता है। किडनी की इकाई नेफ्रॉन जिसके अंदर होता है, इसलिए इसे क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। समझ में आ गया? अब नेफ्रॉन की संरचना के बारे में अपन देख रहे थे। नेफ्रॉन की संरचना की मैंने आपको चार भाग बताए थे। पहला भाग बोमेन संपुट। बोमेन संपुट, जिसको बोला जाता है बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन संपुट यह सबसे ऊपर का भाग होता है, जो कि एक ऐसे मान लो कि नेफ्रॉन का हेड जो है, हेड कहलाता है। नेफ्रॉन का हेड या नेफ्रॉन का सबसे ऊपर वाला भाग जो है उसे कहा जाता है बोमेन संपुट। वोमेन संपुट के अंदर, आगे अपन संरचना की अगर बात करेंगे आगे, तो वोमेन संपुट के अंदर क्या होता है? वोमेन संपुट के अंदर जो अभिसारी जो रक्त को लेके आ रही है, वो धमनी आगे जाके केशिकाओं का एक जाल बनाती है, बहुत ही महीन केशिकाओं का जाल बनाती है, जिसे कहा जाता है ग्लोमेरुलस। और वोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस को दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? मेलफिजियन कार्पस्कल्स। दूसरा इसका भाग अपन बात करते हैं, दूसरे भाग की, तो इसको बोला जाता है समीपस्थ संवहनी नलिका। समीपस्थ संवहनी नलिका, पीसीटी। पीसीटी के नाम से जाना जाएगा इसको, समीपस्थ संवहनी नलिका। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। तीसरा इसका भाग है हेलने लूप। तीसरा इसका भाग कौन सा है? हेलने लूप। हेलने लूप जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। इसका एक तो आरोही भाग, अवरोही भाग, दूसरा इसका भाग होता है आरोही भाग। दूसरा कौन सा होता है? आरोही भाग। चौथा इसका पार्ट है दूरस्थ संवहनी नलिका। दूरस्थ संवहनी नलिका, जिसको डीसीटी कहा जाता है। ये इसके भाग थे, किसके? नेफ्रॉन के भाग थे। वोमेन संपुट सबसे बाहर वाला भाग वो होता है समीपस्थ संवहनी नलिका। जस्ट वोमेन संपुट के अगला वाला भाग जो है वो है समीपस्थ संवहनी नलिका। हेलने लूप
समीपस्थ संवहनी नलिका, पीसीटी के बाद में जो भाग आता है उसको कहा जाता है हेलने लूप। जो एक तो अवरोही भाग मतलब नीचे उतरता हुआ जो भाग है उसको बोला जाता है अवरोही भाग, और ऊपर चढ़ता हुआ इसका जो भाग है उसको कहा जाता है आरोही भाग। दूरस्थ संवहनी नलिका, जो हेलने लूप के बाद का जो पार्ट होता है, नलिका रूप होता है, उसको कहा जाता है दूरस्थ संवहनी नलिका, डीसीटी। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना बना के अगर बात करें, इस प्रकार का इसका भाग होता है। अब यहाँ देखो, ये आ रही है अफेरेंट आर्टरियोल, अभिसारी धमनी। अभिसारी धमनी जो रक्त को लेके आती है, अभिसारी धमनी जो रक्त को लेके आती है, और यहाँ पे केशिकाओं का जाल बनाती है। यहाँ पे केशिकाओं का जाल बनाती है। केशिकाओं का जाल क्यों बनाती है? क्योंकि जो रक्त यहाँ पे आ रहा है वो यहाँ पे छनेगा, यहाँ पे इसका छनेगा, और यहाँ पे जो प्राप्त होगा उसको बोला जाता है छनित्र, ग्लोमेरुलस छनित्र। सही है, ग्लोमेरुलर छनित्र जिसको बोला जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जो भी इसका भाग यहाँ पे छनता है उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जीएफ के नाम से जाना जाएगा। आगे ये जो धमनी है वो निकल जाएगी, इसको बोला जाता है अपसारी धमनी। ये हो गया अभिसारी धमनी, जो रक्त को ग्लोमेरुलस में, सॉरी, जो रक्त को बोमेन संपुट में लेके आई है। ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये वाला, ये वाई के आकार, ये यू आकार का जो भाग आपको दिख रहा है, इसी को बोमेन संपुट कहा जाता है। जो यू आकार का जो आप भाग यहाँ पे देख रहे हो, इसी को बोमेन संपुट कहा जाता है। इस बोमेन संपुट के अंदर क्या होता है, ये जो अभिसारी धमनी आती है और कैपिलरी केशिकाओं का जाल बनाती है, इसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। इस पूरे भाग को, जिसमें बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस दोनों मिलके एक भाग, जो दोनों मिलके किसका निर्माण करते हैं, मेलपिजियन कार्पसेल्स का। ये जो ग्लोमेरुलस के अलावा बोमेन संपुट, ये दोनों मिलके किसका निर्माण करते हैं, मेलपिजियन कार्पसेल्स का। मेलपिजियन कार्पसेल्स की बात करते हैं तो उसमें पिछले क्लास में मैंने किडनी की संरचना आपको बताई थी। किडनी की संरचना बताई थी, उसमें मैंने आपको कोर्टेक्स वाले भाग में कुछ लाल लाल धब्बे समान संरचना दिखाई दी थी। अगर किडनी के अपन टीएस काटते हैं, किडनी का अगर ट्रांस सेक्शन अपन काटते हैं, तो ये बाहर वाला भाग मैंने आपको बताया था, कोर्टेक्स वाला भाग। यहाँ पे कुछ धब्बे समान, लाल लाल गहरे धब्बे समान संरचनाएं मैंने आपको बताई थी कल। तो ये जो लाल लाल गहरे धब्बे समान संरचना जो है, वही तो ये संरचना वो यहाँ दिखाई देती है। कौन सी है, मेलपिजियन कार्पसेल्स, जिसको क्या कहा जाता है, मेलपिजियन कार्पसेल्स, जिसके अंदर बोमेन संपुट भी आता है। इसके अलावा ये कैपिलरीज भी आती है, जिसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ये अपसारी धमनी हो गई, अपसारी धमनी जो रक्त को वापस किडनी से बाहर लेके जाती है। सही है, मैंने बताया बोमेन संपुट के जस्ट नीचे वाला भाग कौन सा है, समीपस्थ संवहनी नलिका, जिसको पीसीटी कहा जाता है। तो यहाँ तक जो ये भाग है, ये क्या कहलाता है, पीसीटी। ये जो भाग है ये क्या कहलाता है, हेलने लूप, जो आकार में पतला होता है। पीसीटी और डीसीटी से साइज में पतला होता है हेलने का लूप, जिसमें ये तो कौन सा भाग हो गया इसका, अवरोही भाग। नीचे उतरता हुआ भाग है, नीचे उतर रहा है इसलिए इसको कहा जाता है अवरोही भाग। ये ऊपर चढ़ रहा है इसलिए इसको भाग कहा जाता है आरोही भाग। आरोही भाग, हेलने लूप का आरोही भाग। ये जो भाग हो गया, ये हो गया डीसीटी। आगे वाला जो लास्ट की जो नलिका होती है, दूरस्थ संवहनी नलिका, ये डीसीटी। और ये डीसीटी जिस नलिका में जाके मिलती है उसको कहा जाता है कलेक्टिंग ट्यूबुल्स, संग्रहित नलिका, संग्रहित नलिका, कलेक्टिंग ट्यूबुल्स। यहाँ पे ये कलेक्टिंग ट्यूबुल्स केवल एक नेफ्रॉन का भाग नहीं होती है, बहुत सारे नेफ्रॉनों का भाग होती है। दूसरा अगर नेफ्रॉन की बात करें, दूसरा नेफ्रॉन भी आके यहीं जुड़ता है। एक
जो कलेक्टिंग ट्यूबुल्स होती है वो बहुत सारे नेफ्रॉन्स को आपस में जोड़ के रखती है। एक कलेक्टिंग ट्यूबुल्स जो है ये बहुत सारे नेफ्रॉन्स को आपस में जोड़ के रखती है। इनका जो कलेक्शन होता है, इनके जो फिल्टर होता है वो आके किस में मिलता है, संग्रहित नलिका में। बहुत सारे जो नेफ्रॉन होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन आपस में ग्लोमेरुलर फिल्टर निकालते हैं, मूत्र का निर्माण करते हैं। तो मूत्र का निर्माण करके डीसीटी से आते आते ये किस में छोड़ते हैं अपने मूत्र को, संग्रहित नलिका में। अपने स्त्राव को किस में छोड़ते हैं, संग्रहित नलिका में। बहुत सारे ऐसे नेफ्रॉन हैं जो इससे संग्रहित नलिका से जुड़े होते हैं और अपना स्त्राव इसमें छोड़ देते हैं। तो यह संरचना हो गई किसकी, किडनी के नेफ्रॉन की। अब हम नेफ्रॉन के टाइप देखते हैं, नेफ्रॉन के प्रकार। दो प्रकार के नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक किडनी के अंदर दो प्रकार के नेफ्रॉन पाए जाते हैं। पहला नेफ्रॉन कोर्टिकोमेडुलरी नेफ्रॉन। कोर्टिकोमेडुलरी, या इसको अपन बोल सकते हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन। कोर्टिकल नेफ्रॉन, देखो कोर्टिकोमेडुलरी नेफ्रॉन। और दूसरा नाम है जस्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। देखो इनमें अंतर क्या होता है। कोर्टिकोमेडुलरी ये वो भाग है, ये नाम से आपको पता चल रहा है कि किडनी के दो भाग हैं, कोर्टेक्स और मेडुला। कोर्टेक्स और मेडुला में नेफ्रॉन की स्थिति के आधार पर, कोर्टेक्स और मेडुला में, किडनी के कोर्टेक्स और मेडुला भाग में नेफ्रॉन की स्थिति के आधार पर जो नेफ्रॉन है वो दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला कोर्टिकोमेडुलरी नेफ्रॉन, दूसरा जस्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। अब कोर्टिकोमेडुलरी नेफ्रॉन जो है वो कहाँ स्थित होता है, ध्यान रखना। मैं किडनी की संरचना की अगर बात करें, इस प्रकार की किडनी की संरचना होती है। मैंने बाहर की तरफ आपको क्या बताया था, कोर्टेक्स वाला भाग बताया था, ये भाग बताया था मेडुला। ये दो कौन सा भाग है, कोर्टेक्स, ये हो गया मेडुला। अब देखो इनकी स्थिति देखना, कोर्टिकोमेडुलरी नेफ्रॉन कहाँ स्थित होते हैं। ये इसको कोर्टिकल नेफ्रॉन भी कहा जाता है। इनकी स्थिति ये होती है कि इनका जो वोमन कैप्सूल जो होता है, इनका वोमन कैप्सूल मैंने आपको बताया था। देखो इधर पहले वो एक बार यहाँ पे नेफ्रॉन की संरचना बना देता हूँ। ये नेफ्रॉन की संरचना है, इनकी स्थिति यहाँ पे अपन बताएंगे। तो ये जो पार्ट है, इसका ये जो पार्ट है क्या होता है, वोमन्स कैप्सूल। कौन सा पार्ट है, वोमन्स कैप्सूल। तो इसकी स्थिति इस कोर्टेक्स के ऊपर वाले भाग में होगी। इसकी स्थिति ये जो आपको दिख रहा है वोमन्स कैप्सूल जो दिख रहा है, इसकी स्थिति यहाँ पे नजर आएगी। बिल्कुल जस्ट जो कोर्टेक्स का ऊपर वाली जो लेयर है, कोर्टेक्स की जस्ट ऊपर वाली लेयर है, किडनी के जस्ट पास वाली, मतलब ऊपर वाली जो लेयर है उसके पास में आपको इसका ये नजर आएगा। क्या नजर आएगा, इसका वोमेन्स कैप्सूल वाला भाग जो है वो यहाँ नजर आएगा। इसके बाद में इसका जो हेलने लूप का पार्ट है, हेलने लूप का पार्ट इन दोनों की, मतलब ये जो जंक्शन आपको दिख रहा है कोर्टेक्स और मेडुला का जो जंक्शन है, जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, कोर्टेक्स और मेडुला का जो बीच का जो जंक्शन है जहां पे ये मिलते हैं, वहां पे टच करता हुआ आएगा। ऐसे इस प्रकार इसकी संरचना होती है। ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन इसमें स्थित होते हैं। ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन इसमें स्थित होते हैं। तो आपने देखा कि इसका जो वोमेन्स कैप्सूल का भाग है वो
किडनी के जस्ट कोर्टेक्स के ऊपर वाले भाग के पास में स्थित होता है, सही है। लेकिन इसका जो हेलने लूप का जो पार्ट है, हेलने लूप का जो भाग है, नीचे वाला हेलने लूप का जो भाग है, वो कोर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पर टच होता हुआ स्थित होता है, इसलिए इसको कहा जाता है कोर्टिको मेडुलरी नेफ्रॉन, जिसके अंदर कोर्टेक्स और मेडुला दोनों भाग, कोर्टेक्स और मेडुला दोनों भाग इसमें शामिल हो रहे हैं। या इसको केवल कोर्टिकल भी कहा जाता है, क्योंकि कोर्टिकल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ कोर्टिकल वाला भाग ही ज्यादा दिखाई दे रहा है, कोर्टिकल वाला भाग ही ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, ज्यादा भाग ले रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है कोर्टिको मेडुलरी या कोर्टिकल नेफ्रॉन। इसकी स्थिति समझ में आ गई, इस आधार पर इनको कहा जाता है कोर्टिको मेडुलरी और कोर्टिकल नेफ्रॉन। अब जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्ट्रा मेडुलरी नाम से पता है कि मेडुला के अंदर ज्यादा भाग इसका स्थित होगा, मतलब इस जो नेफ्रॉन है इसका ज्यादा भाग मेडुला के अंदर स्थित होगा। अब स्थिति कहाँ होती है वो देखो, इसका जो बोमेन्स कैप्सूल का जो भाग है, इसका जो बोमेन्स कैप्सूल का भाग है वो कोर्टेक्स के अंदर स्थित होता है, लेकिन इसका बाकी पीसीटी का और हेनले लूप का जो भाग है वो मेनली रूप से किसमें स्थित होता है, मेडुला पार्ट में। यह आपको संरचना नजर आ रही होगी, देखो इन दोनों, इस नेफ्रॉन के अंदर, इस नेफ्रॉन के अंदर, दोनों के अंदर आपको स्ट्रक्चर में स्थिति के अंदर आपको फर्क दिख रहा होगा। तो कोर्टिको जो मेडुलरी नेफ्रॉन है, कोर्टिको मेडुलरी नेफ्रॉन है, उसका अधिकांश भाग किसमें स्थित होता है, कोर्टेक्स वाले भाग में। लेकिन अगर जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन की बात करें तो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का अधिकांश भाग किसमें स्थित होता है, मेडुला वाले भाग में स्थित होता है। तो इसकी स्थिति के आधार पर इसको क्या नाम दिया गया, अलग अलग नाम दिए गए। तो ये हो गया इसके टाइप, नेफ्रॉन की टाइप हो गई। अब अपन नेफ्रॉन के एक एक भाग के बारे में थोड़ा डिटेल से स्टडी करते हैं। 4 भाग मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से भाग, बोमेन्स कैप्सूल, पहला भाग कौन सा था, बोमेन्स कैप्सूल, दूसरा भाग कौन सा था, पीसीटी, तीसरा हेलने लूप और चौथा डीसीटी। पहला भाग अपन देखते हैं बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल, ये इसको बोमेन संपुट भी बोला जाता है, बोमेन संपुट, बोमेन संपुट भी इसको कह सकते हैं। कैप्सूल इंग्लिश का नाम है, संपुट जो है वो हिंदी का नाम है, इसलिए इसको इंग्लिश में बोमेन संपुट बोमेन कैप्सूल कह सकते हैं और हिंदी में बोमेन संपुट कहा जाता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, यू आकार की इसकी संरचना होती है, इसकी यू आकार की संरचना होती है, जिसके अंदर नीचे जो है पीसीटी जुड़ी हुई होती है, इसका अगला भाग पीसीटी यहाँ पे जुड़ी हुई होती है, सही है। तो ये हो गया बोमेन्स कैप्सूल, इसको बोला जाता है बोमेन्स कैप्सूल। जो आपको यू आकार का ये जो दिखाई दे रहा है इसको क्या कहा जाता है, बोमेन्स कैप्सूल। अब इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें जो धमनी आती है उसको बोला जाता है अभिसारी धमनी, जो रक्त को लेके आती है, एफरेंट आर्टरियोल, अफरेंट आर्टरियोल, जिसको अभिसारी धमनी कहा जाता है। अभिसारी धमनी, एफरेंट एफरेंट आर्टरियोल, अभिसारी धमनी। ये यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे छोटी छोटी केशिकाओं का, महीन केशिकाओं का जाल बनाती है, यहाँ पे केशिकाओं का जाल बनाती है, सही है। ये जाल बना के बाहर वापस निकल जाती है, बाहर की तरफ वापस निकल जाती है। इस निकली हुई को क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है अपसारी धमनी, इसको बोला जाता है अपसारी धमनी, डिफरेंट आर्टरियोल,
डिफरेंट आर्टरी। यहाँ पे सिर्फ एक का फर्क है और यहाँ पे ई आता है, यहाँ पे ए आता है, बाकी इंग्लिश की जो मीनिंग है उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। अभिसारी धमनी, अपसारी धमनी। अभिसारी मतलब जो लेके आ रही है, मतलब ये रक्त को लेके आ रही है, और अपसारी धमनी जो वापस लेके जा रही है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज देखने को मिल रही होगी, इसका जो व्यास है, अभिसारी धमनी का जो व्यास है वो अपसारी धमनी से ज्यादा होता है। दिख रहा है आपको? यहाँ पे मैंने इसको बड़ी बनाई है, इसको छोटी बनाई है। क्यों? इसकी वजह क्या है? देखो, व्यास ज्यादा होगा तो यहाँ पे ज्यादा रक्त आएगा, सही है। व्यास कम होगा तो ज्यादा रक्त जाएगा, कम रक्त जाएगा, सही है। देखो, ज्यादा व्यास है तो ज्यादा रक्त यहाँ पे आएगा, रक्त तो यहाँ पे ज्यादा आएगा, लेकिन इसका व्यास कम है, इस वजह से जो रक्त यहाँ पे जाएगा वो कम जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रेशर उत्पन्न होगा कि, सही है, यहाँ से ज्यादा रक्त आ रहा है, आगे कम जा रहा है, इसलिए जो बाकी जो रक्त है यहाँ पे प्रेशर डालेगा। इस प्रेशर की वजह से, इस दाब की वजह से ही जो है वो रक्त यहाँ पे छनता है। अब इसमें क्या क्या चीज छनते हैं, क्या नहीं छनता, इसके अंदर से जो ग्लोमेरुलस है, जो बोमेन संपुट है, उससे कौन सी चीज छन के पीसीटी में आती है, कौन सी चीज छन के पीसीटी में नहीं आती, वो चीज आगे अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। पहले अभी इस लेक्चर के बारे में समझो। अब हम बात करते हैं, देखो इधर ये बोमेन कैप्सूल, सही है, बोमेन कैप्सूल और जो ग्लोमेरुलस, इसको, इस केशिकाओं के इस जाल को क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस। मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये जो केशिकाओं का जाल है इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। इस केशिकाओं के जाल को क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस और ये बोमेन संपुट, बोमेन संपुट ये हो गया, यू आकार में जो दिखाई दे रहा है वो बोमेन संपुट हो गया। तो ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट के बीच में कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जिनको कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पे इनके बीच में कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जिनको कहा जाता है आधार झिल्ली। आधार झिल्ली, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन मतलब ये बेस तैयार कर रही है, इन दोनों के बीच का बेस तैयार कर रही है, सही है। इसके अलावा जो ग्लोमेरुलस है, ये जो ग्लोमेरुलस है, सॉरी बोमेन संपुट है, ये जो बोमेन संपुट है, बोमेन संपुट की कुछ कोशिकाएं यहाँ पे वृद्धि करती है, कुछ कोशिकाएं यहाँ पे वृद्धि करना स्टार्ट कर देती है, और इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? पोडोसाइट। ये वृद्धि की हुई कोशिकाएं जो है इनको कहा जाता है पोडोसाइट। ये जो पोडोसाइट कोशिकाएं होती हैं यही रक्त को छनने में सहायता करती है। ये जो पोडोसाइट की जो यहाँ पे कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, बोमेन संपुट की कुछ कोशिकाएं वृद्धि कर जाती है और इसे आधार झिल्ली के अंदर दस जाती है, ये आधार झिल्ली के अंदर दस जाती है, ऐसे वृद्धि करके आधार झिल्ली जो है इसके अंदर दस जाती है। इन दसी हुई कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? पोडोसाइट, जो रक्त को छनने में सहायता करती है। इसके अलावा इस मेलपीजियन काय जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा, जिसमें ग्लोमेरुलस और जिसमें ये बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन संपुट दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? मेलपीजियन काय। तो इस ग्लोमेरुलस की बात करें तो ग्लोमेरुलस में एक कोशिका और पाई जाती है जिसको बोला जाता है मेसेंगियल सेल्स। कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं यहाँ पे और देखने को मिलती है, कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं यहाँ पे और देखने को मिलती है जिनका नाम दिया जाता है मेसेंगियल सेल्स। कुछ कोशिकाएं यहाँ पे और दिखाई देती है जिनको कहा जाता है मेसेंगियल सेल्स। तो ये संरचना होगी किसकी? बोमेन संपुट की, या अपन कह सकते हैं मेलपीजियन काय। सबको मिला के क्या कहा जाता है? इसको मेलपीजियन काय, मेलपीजियन कैप्सूल बोल सकते हैं, मेलपीजियन काय बोल सकते हैं, या मेलपीजियन संपुट बोल सकते हैं, इसको जो भी आपको अच्छा लगे। एक बार और दिखा देता हूँ। देखो इसमें ये क्या हो गया? ये तो हो गया इसका क्या? बोमेन संपुट। ये तो क्या हो गया? बोमेन संपुट। यहाँ से रक्त लेके आती है, वो कौन सी धमनी है? अभिसारी धमनी, जो रक्त को लेके आती है, जिसका व्यास अपसारी धमनी से बड़ा होता है। जो वापस लेके जाती है उसको कहा जाता है अपसारी धमनी, जो जिसका व्यास कम होता है और जो रक्त को किडनी से बाहर लेके जाती है। इनके बीच में जो अभिसारी धमनी है वो यहाँ पे केशिकाओं का जाल बनाती है जिसको क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस।
क्या कहा जाता है उसको, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस और जो बोमेन संपुट है इनके बीच में एक झिल्ली पाई जाती है, एक झिल्ली समान संरचना पाई जाती है जिसको अपने क्या नाम दिया, आधार झिल्ली। बोमेन संपुट की कुछ कोशिकाएं क्या होती है, इस आधार झिल्ली के अंदर धस जाती है, इनको क्या कहा जाता है, पोडोसाइट। ये पोडोसाइट जो कोशिकाएं हैं यही रक्त को छानने में सहायता करती है। दूसरी अपन बात करते हैं, कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं ग्लोमेरुलस में और देखने को मिलती है जिसको अपन नाम देते हैं मेसेंगियल सेल्स। तो ये संरचना हुई किसकी, बोमेन संपुट की। इसको नोट कर लो सही तो। नेफ्रॉन का दूसरा भाग कौन सा था, पीसीटी। नेफ्रॉन का दूसरा भाग कौन सा था, पीसीटी, समीपस्थ समन्वित नलिका। समीपस्थ समन्वित नलिका। इसको पीसीटी कहा जाता है। समीपस्थ समन्वित नलिका जो होती है वो किससे जुड़ी होती है, बोमेन्स कैप्सूल से जुड़ी होती है और आगे बढ़ती है। इसमें देखो समीपस्थ समन्वित नलिका जो है इसमें सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन जो होता है, आगे बताऊंगा ये क्या चीज होती है, रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा समीपस्थ समन्वित नलिका में होता है। लगभग 80% रीएब्जॉर्प्शन होता है। जो ग्लोमेरुलर फिल्टर का जो सारा लगभग 80% जो रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वो समीपस्थ समन्वित नलिका में होता है। इसकी कोशिकाएं जो होती है, इसकी कोशिकाएं जो होती है अनियमित स्तंभाकार आकृति की होती है, अनियमित स्तंभाकार आकृति की होती है। अनियमित स्तंभाकार आकृति का मतलब समझ रहे हो, इसमें स्तंभाकार तो यह है, इसमें अनियमित है, इस जो आकृति वो नियमित नहीं है, इसमें किसी भी का आकार की आकृति हो सकती है, इसलिए इसको कहा जाता है अनियमित आकार की स्तंभाकार कोशिकाएं। इनका कोई आकार फिक्स नहीं है आपस के अंदर, वो किसी भी आकार की हो सकती है लेकिन स्तंभ के रूप में ही ये पाई जाती है, इसलिए इनको कहा जाता है अनियमित। अनियमित का मतलब होता है इसके अंदर जो साइज है वो अनियमित होती है, आपस में मिलती नहीं है। स्तंभाकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आकृति जो इनकी होती है वो स्तंभ के आकार की होती है, इसलिए इसको कहा जाता है अनियमित स्तंभाकार। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर समीपस्थ समन्वित नलिका के अंदर कुछ ब्रश बॉर्डर जैसी संरचनाएं और पाई जाती है। ब्रश बॉर्डर जैसी संरचनाएं और पाई जाती है। अब ये ब्रश बॉर्डर क्या होता है, इधर देखो, कुछ रेशो समान संरचनाएं इसमें देखने को मिलती है, इनकी कोशिकाओं से जुड़ी होती है, कुछ रेशे समान संरचनाएं देखने को मिलती है जिनको क्या कहा जाता है, ब्रश बॉर्डर कोशिकाएं या ब्रश बॉर्डर झिल्लियां। क्या कहते हैं इनको, ब्रश बॉर्डर झिल्लियां पाई जाती है। जो क्या करती है, इसका काम क्या होता है, इन ब्रश बॉर्डर का काम क्या होता है, इनका काम होता है जो मैंने अभी आपको बताया था, पुनर्अवशोषण, रीएब्जॉर्प्शन की क्रिया इसमें सबसे ज्यादा होती है। लगभग 80% जो फ्लूइड क्षमता है उसका 80% भाग इसमें वापस से अवशोषित हो जाता है। तो ये क्या करती है, ये ब्रश बॉर्डर की कोशिकाएं इस अवशोषण को बढ़ाने का काम करती है, अवशोषण क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करती है। अवशोषण क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करती है। इसके अंदर पीसीटी के अंदर ब्रश बॉर्डर कोशिकाएं अवशोषण क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करती है ताकि अधिक से अधिक मात्रा में वापस अवशोषित किया जा सके। छन्नित्र जो होता है, ग्लोमेरुलर छन्नित्र जो होता है, उसको उससे अधिक ज्यादा मात्रा में वापस उसका रीएब्जॉर्प्शन, वापस पुनर्अवशोषण किया जा सके। तो इसके लिए इसमें ब्रश बॉर्डर जैसी कोशिकाएं
पाई जाती है, कुछ धागे समान संरचना इसमें पाई जाती है। ये बात होगी समीपस्थ सामान्य नली का। तीसरा था हेनले लूप। हेनले लूप की अगर बात करते हैं तो हेनले लूप में मैंने आपको दो भाग बताए थे। हेनले लूप जो है वो पीसीटी के जस्ट बाद में स्टार्ट होता है। पीसीटी और डीसीटी जो भाग मैंने नलिकाएं बताई थी, पीसीटी और डीसीटी, तो उनके मध्य का भाग जो है वो क्या कहलाता है? हेनले लूप। हेनले लूप इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। आकार में थोड़ा पतला होता है पीसीटी से, और डीसीटी से थोड़ा ये पतला होता है। ये ऊपर मान लो ये कौन सी आ रही है? पीसीटी आ रही है। ये वापस डीसीटी जा रही है ऊपर की तरफ। ये डीसीटी। ये जो बीच का इनका जो भाग होता है इसको बोला जाता है हेलने लूप। इसके दो भाग मैंने आपको बताए थे। हेलने लूप जो नीचे उतरता हुआ जो भाग है इसको बोला जाता है अवरोही भाग। हेलने लूप का अवरोही भाग। जो ऊपर जाता हुआ जो भाग है उसको बोला जाता है आरोही भाग। हेलने लूप का आरोही भाग। जो ऊपर चढ़ता हुआ ऊपर जाता हुआ जो भाग है उसको आरोही भाग, नीचे आता हुआ जो भाग है उसको बोला जाता है अवरोही भाग। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? ये अलग अलग कार्य करते हैं। ये अवशोषण के समय पुनर्अवशोषण की जो अभी मैंने बताया थी पुनर्अवशोषण की प्रक्रिया, तो पुनर्अवशोषण की प्रक्रिया में ये दोनों भाग जो है अलग अलग कार्य करते हैं। कैसे? ये जो भाग आपको दिख रहा है अवरोही भाग, ये केवल लवणों के लिए पारगम्य होता है। अवशोषण के समय केवल लवणों के लिए पारगम्य होता है। लवणों के लिए पारगम्य, और ये जल के लिए अपारगम्य होता है तथा जल के लिए अपारगम्य। अब पारगम्य और अपारगम्य का मतलब क्या होता है? देखो, लवणों के लिए पारगम्य की मतलब अगर पीसीटी से लवण आते हैं तो यहाँ पे इस भाग में हेनले लूप के केवल इस भाग में केवल लवणों का ही पुनर्अवशोषण होगा। केवल लवणों का ही इस भाग में पुनर्अवशोषण होगा, इसलिए इसको कहा जाता है लवणों के लिए पारगम्य। जल इसमें अवशोषण नहीं होगा, जल का अवशोषण इसमें नहीं होगा। इस भाग में जल का अवशोषण नहीं होता है, इसलिए इसको कहा जाता है जल के लिए अपारगम्य। ये तो बात हो गई अवरोही भाग की। अपन बात करते हैं आरोही भाग की। आरोही भाग जो है, आरोही भाग इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा अवरोही भाग का जस्ट उल्टा। इसमें ये भाग जो है ये जल के लिए पारगम्य होता है। जल के लिए पारगम्य। इसमें जल के साथ साथ यूरिया भी आता है, क्योंकि यूरिया जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, इसलिए इस जल के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है? यूरिया का भी पुनर्अवशोषण हो जाता है, क्योंकि यूरिया की कुछ मात्रा परासरण दाब को बनाए रखने के लिए कुछ मात्रा यूरिया की वापस अब्जॉर्ब करनी पड़ती है, वापस अवशोषण करना पड़ता है, ताकि जो नेफ्रॉन के बाहर जो कोशिकाएं हैं वहां पे परासरण दाब नियमित रह सके। इसके लिए कुछ मात्रा में जल के साथ क्या होता है? यूरिया का भी अवशोषण किया जाता है। अब जल के लिए ये पारगम्य हो गए, लेकिन लवणों के लिए ये भाग अपारगम्य होता है। ये जो आरोही भाग होता है, हेनले लूप का आरोही भाग होता है, वो लवणों के लिए अपारगम्य। लवणों के लिए अपारगम्य। लवणों के लिए अपारगम्य का मतलब होता है इस भाग से लवणों का पुनर्अवशोषण नहीं होता। यहाँ पे केवल जल तथा यूरिया, यहाँ पे यूरिया भी आप साथ में लिख सकते हो, जल तथा यूरिया, जल तथा यूरिया का पुनर्अवशोषण इसी भाग में होता है। हेनले लूप आगे जाके, हेनले लूप का आरोही भाग आगे जाके किस में मिलता है? डीसीटी में। तो ये भाग हो गया इसका हेनले लूप का कौन सा? डीसीटी वाला भाग हो गया, सॉरी हेनले लूप वाला भाग हो गया। नेक्स्ट जो भाग बचा हुआ है वो है डीसीटी, दूरस्थ समन्वित नली का। चौथा भाग है इसका दूरस्थ समन्वित नली का।
डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, दूरस्थ समन्वित नलिका। ये क्या होती है? हेनले लूप के बाद में स्टार्ट होती है। इसका देखो, जल जो है, जल का अवशोषण किया जाता है। जल का अवशोषण शरीर में जल की मात्रा के आधार पर किया जाता है। जल का जो अवशोषण होता है वो जल शरीर के अंदर जल की मात्रा के आधार पर किया जाता है। जैसे कि मान लो कोई ऐसा जीव है जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में जल ग्रहण करता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में पानी पीता है, तो उसमें क्या होता है? जल की मात्रा ज्यादा उत्सर्जित होगी, यूरिया के साथ जल की मात्रा ज्यादा उत्सर्जित होगी। लेकिन अगर ऐसा जीव जो पानी कम पीता है, सही है, ऐसा जीव जो पानी कम पीता है तो उसमें जल की मात्रा, जल का पुनर्अवशोषण कम मात्रा में होगा। इसका डिसाइड कौन करता है? दूरस्थ समन्वित नलिका और एक मैंने आपको बताया था सीटी, कलेक्टिंग ट्यूबुल्स जो है, ये दोनों मिलके क्या करती है? ये जो मूत्र की सांद्रता का निर्धारण करती है। जो मूत्र की सांद्रता मतलब मूत्र को कितना ज्यादा सांद्र या मूत्र के अंदर कितना ज्यादा पानी बाहर उत्सर्जित करना है या कितना कम पानी उत्सर्जित करना है, इसका निर्धारण करने वाली जो नलिकाएं होती है वो है दूरस्थ समन्वित नलिका और एक है कलेक्टिंग ट्यूबुल, संग्रहित नलिका। संग्रहित नलिका, ये दोनों मिलके मूत्र का, दूरस्थ समन्वित नलिका और संग्रहित नलिका दोनों मिलके मूत्र के सांद्रता का निर्धारण करती है। मूत्र की सांद्रता का निर्धारण, मूत्र की सांद्रता का निर्धारण करती है, सही है। संग्रहित नलिका हो गया, दूरस्थ समन्वित नलिका हो गया। तो ये हो गई नेफ्रॉन की किडनी की संरचना। किडनी की संरचना मैंने आपको बताई थी, उसके अंदर नेफ्रॉन की स्थिति मैंने आपको बताया था। स्थिति के आधार पर मैंने नेफ्रॉन दो प्रकार के बताए थे, कौन कौन से? एक तो है कोर्टिकोमेडुलरी नेफ्रॉन। कोर्टिकोमेडुलरी नेफ्रॉन जो इसकी स्थिति कहाँ स्थित होती है? मेडुला से लेके जहाँ पे मेडुला और कोर्टेक्स, किडनी का मेडुला और कोर्टेक्स वाला भाग जंक्शन जहाँ पे स्थित होता है, वहां से लेके जो कोर्टेक्स का ऊपर वाला भाग होता है वहां तक इसकी स्थिति होती है। या अपन ऐसे कह सकते हैं, जो कोर्टेक्स का जो ऊपर वाला भाग होता है वहां इसका वोमेन्स कैप्सूल स्थित होता है, जबकि जो जंक्शन होता है कोर्टेक्स और मेडुला का जो जंक्शन होता है वहां पे इसका हेनले लूप की स्थिति होती है। तो इसके आधार पर इसका नाम पड़ा कोर्टिकोमेडुलरी नेफ्रॉन। कोर्टिकोमेडुलरी नेफ्रॉन, या इसको कोर्टिकल नेफ्रॉन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो अधिकांश भाग होता है वो कौन से पार्ट में स्थित होता है? किडनी के कौन से पार्ट में स्थित होता है? कोर्टेक्स वाले पार्ट में स्थित होता है, कोर्टेक्स वाले भाग में स्थित होता है, इसलिए इसको कोर्टिकल नेफ्रॉन भी कहा जाता है। दूसरा मैंने आपको इसको टाइप बताया था, जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन टाइप में क्या होता है? इसका अधिकांश भाग जो है वो मेडुला में स्थित होता है, लेकिन जो वोमेन्स कैप्सूल वाला भाग है वो कोर्टेक्स में स्थित होगा। बाकी पीसीटी और हेरले का लूप और डीसीटी का कुछ भाग, कलेक्टिंग ट्यूबल्स का कुछ भाग, ये क्या होते हैं? ये मेडुला में स्थित होते हैं। और ऐसे मान सकते हैं कि जो नेफ्रॉन है इसका अधिकांश भाग जो है मेडुला में स्थित होता है, इसलिए इसको कहा जाता है जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन, ये तो नेफ्रॉन की टाइप हो गई। नेक्स्ट अपन के नेफ्रॉन की संरचना की बात की। संरचना पे अपन ने सबसे पहला देखा कौन सा? वोमेन्स कैप्सूल। सबसे पहली संरचना कौन सी देखी? वोमेन्स कैप्सूल। वोमेन्स कैप्सूल में अभिसारी धमनी और अपसारी धमनी, दो धमनियां अभिसारी धमनी रक्त को लेके आती है, अपसारी धमनी रक्त को बाहर लेके जाती है। जबकि जो अभिसारी धमनी आती है वो वोमेन्स कैप्सूल के अंदर केशिकाओं का एक जाल बनाती है जिसे कहा जाता है ग्लोमेरुलस। क्या कहा जाता है उसको? ग्लोमेरुलस कहा जाता है। इनके बीच में एक आधार झिल्ली पाई जाती है, वोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस के बीच में आधार झिल्ली पाई जाती है। वोमेन्स कैप्सूल की कुछ कोशिकाएं आधार झिल्ली में धंस जाती है जिनको पोडोसाइट कहा जाता है, सही है, जिनको पोडोसाइट कहा जाता है, जो कि रक्त के छन्ने में सहायता करती है। अगले भाग के अपन बात करते हैं पीसीटी। तो पीसीटी में क्या होता है? पीसीटी में मैंने अनियमित आकार की स्तंभाकार कोशिकाएं बताई थी। ये जो पीसीटी की जो वाल होती है, दीवार होती है, वो किसकी बनी होती है? अनियमित आकार की स्तंभाकार कोशिकाओं के द्वारा। इनके ऊपर ब्रश बॉर्डर मतलब धागे के समान संरचनाएं पाई जाती है, जिनको क्या कहा जाता है? ब्रश बॉर्डर। ये अवशोषण क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करती है। तीसरा पार्ट हो गया हेनले लूप। हेनले लूप के दो भाग बताए मैंने, अवरोही भाग, नीचे उतरता हुआ भाग अवरोही भाग,
ऊपर चढ़ता हुआ भाग आरोही भाग। अवरोही भाग जो होता है वो लवणों के लिए पारगम्य होता है, जल के लिए अपारगम्य होता है। लेकिन जो आरोही भाग है वो लवणों के लिए अपारगम्य होता है और जल और यूरिया के लिए पारगम्य होता है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट चौथा भाग आता है द्रुत समन्वित नलिका DCT, जो जल के जो मूत्र की सांद्रता का निर्धारण करती है कि इसमें कितनी ज्यादा मात्रा में जो जल का पुनर्अवशोषण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका वो डिसाइड कौन करता है? PCT और संग्रहित नलिका। नेक्स्ट अपन देखेंगे मूत्र निर्माण की क्रियाविधि।